हेलो एवरीबॉडी, आप सबका वेलकम है आज की इस वीडियो में। आज इसके अंदर हम कवर करेंगे मॉड्यूल नंबर 6 के अंदर चैप्टर नंबर 6 जो है डेटा वैलिडेशन के ऊपर। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम डेटा वैलिडेशन का मतलब समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब क्या होता है। वैलिड का मतलब होता है सही, यानी कि हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वही डेटा इनपुट करना चाहते हैं जो वैलिड है, राइट। यानी कि जो सही डेटा है वही इनपुट हो। तो अब एक्सेल को कैसे पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है। तो हम क्या करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो सही डेटा होता है वो मेंशन कर देते हैं। तो एक्सेल उस चीज़ को सही मानकर उसको छोड़कर बाकी हर चीज़ को वो इनवैलिड मान लेगा, राइट। ये होता है डेटा वैलिडेशन। और दूसरा, अगर डेटा वैलिडेशन को अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें, हमसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि आपको क्या ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना आता है। अगर हम ड्रॉप डाउन मेन्यू की बात करें तो ये हमारे एक्सेल में कहीं पे भी कोई फीचर यहाँ पे रिटर्न नहीं है। एक्चुअली डेटा वैलिडेशन को यूज़ करके ही हम अपना ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, राइट। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें डेटा वैलिडेशन की मिल चुकी है। अब हम इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक छोटा सा डेटा जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है, यहाँ पे एक मैं छोटा सा एक एकेडमी का एग्जाम्पल लिया जा रहा है कि यहाँ पे जैसे कि जब भी कोई बच्चे का एडमिशन होता है तो हमें नेम लिखना होता है उसका कौन से कोर्स में वो एडमिशन ले रहा है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसकी फ़ीस क्या है, हम उसको कौन सा बैच दे रहे हैं। यहाँ पे हमें ये चीज़ें मेंशन करनी होती है। तो इसके लिए हम डेटा वैलिडेशन का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये फिक्स हैं। हमेशा हमें इन्हीं में से ही चूज़ करना होता है, यानी कि जो चीज़ें हमने फिक्स कर रखी हैं। अब ये वाला जो नेम होगा, अब हमारे पास कौन से बच्चे का एडमिशन हो, उसका नाम क्या है, ये तो हमें नहीं पता। तो हम नेम के लिए वैलिडेशन नहीं लगाएंगे, हम इन चीज़ों के लिए वैलिडेशन लगाएंगे। और यहाँ पे जो चीज़ें आनी चाहिए वो मैंने राइट हैंड साइड पे बना के रख लिया है, यानी कि यही डेटा है जो मेरा वैलिड है, जो यहाँ पे आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे और कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए, राइट। चलिए अब देखते हैं कि हम डेटा वैलिडेशन को यूज़ कैसे कर सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे दो तरीके होंगे। यानी कि पहला, आप अपनी रेंज को सिलेक्ट कीजिए और डेटा में जाइए और डेटा वैलिडेशन पे जाइए। अगर हम ऐसे करते हैं तो क्या होगा कि जितनी रेंज हमने सिलेक्ट करी है तो जो हमारा वैलिडेशन होगा वो सिर्फ इतनी रेंज तक ही लिमिटेड रहेगा। अगर आप ये पूरे कॉलम में करना चाहते हैं तो आपको बी पे क्लिक करना है, जिससे आपका एंटायर कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद वैलिडेशन वो पूरे के ऊपर अप्लाई होगा, राइट। तो अभी मैंने यहाँ पे बी पे क्लिक किया, ऊपर हम डेटा में जाएंगे, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन आएगा और यहाँ पे हम देखें तो हमारे सामने तीन बातें आ रही हैं, सेटिंग, इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट। हम ये तीनों चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले हम सेटिंग की बात कर लेते हैं। जैसे हम सेटिंग पे आएंगे, हमारे पास यहाँ पे लिखा आता है वैलिडेशन क्राइटेरिया, कि आपका वैलिडेशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है उसका, यहाँ पे आप क्या अलाउ करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा तो काफ़ी लंबी एक लिस्ट है, ये सारे पॉइंट हम कवर करेंगे। अभी इसमें से मुझे चाहिए लिस्ट, क्योंकि मैंने अपने कोर्सेज की एक लिस्ट यहाँ पे बना के रखी हुई है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लिस्ट को चूज़ करूँगा। वो मुझसे पूछ रहा है कि आपकी लिस्ट का सोर्स क्या है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इन तीनों को, जो भी मेरे कोर्सेज हैं उसको मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एक छोटा सा ड्रॉप डाउन बटन यहाँ पे आ चुका है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको वो नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका वहाँ पे कोर्स मेंशन हो जाएगा, राइट। आई थिंक ये वैलिडेशन आपको समझ में आया, पहली बात। अब दूसरी बात, मान लो कि यहाँ पे हम टैली टाइप करते हैं तो क्या टैली टाइप होगा, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे वो स्पेलिंग मिस्टेक दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ टैली को लिखा है, लेकिन मेरे कोर्स में जो पूरा नाम है वो टैली ERP 9 है, यानी कि वैलिडेशन लगा हुआ है। तो जब तक इसको करेक्ट चीज़ें ये वाली नहीं मिलेंगी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसको मैं कैंसिल करता हूँ, दोबारा मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ टैली ERP 9, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। अगर इन तीन कोर्सेज के अलावा मैं यहाँ पे कोई चौथा कोर्स लिखने की कोशिश करता हूँ जो मेरा वैलिडेशन में मैंने नहीं मेंशन किया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि वो चीज़ एक्सेप्ट होने वाली नहीं है, राइट। तो अभी आपको वैलिडेशन का पूरा सिस्टम समझ में आ चुका है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी वैलिडेशन को एक दो बारी और करके देखते हैं और सारे ऑप्शंस को हम कवर करेंगे आज। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन की। तो ड्यूरेशन के लिए आपने क्या करना है, आपको सी कॉलम पे क्लिक करना है, आपको डेटा वैलिडेशन में जाना है। यहाँ पे अगेन हम लिस्ट को चूज़ करेंगे, सोर्स आएगा, मुझे यहाँ पे अपनी ड्यूरेशन को चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है, ओके करना है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ड्यूरेशन आनी शुरू हो गई है। तो सेम चीज़ हम फीस के लिए करने वाले हैं और बैच के लिए करने वाले हैं। फीस के लिए कर लेते हैं और बाकी के ऑप्शन भी समझ लेते हैं। जैसे हम फीस पे जाते हैं, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे,
यहाँ पे हम लिस्ट को चूज़ करेंगे, सोर्स पे जाएंगे और जो भी आपकी फ़ीस है आप उसको चूज़ कर लेंगे। अब हम बात करेंगे इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट। इनपुट मैसेज में क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे जब कोई चीज़ को मेंशन करने वाले होते हैं, कोई यहाँ पे डेटा इनपुट करने वाले होते हैं, तो इनपुट मैसेज में मुझे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ पे क्या हमें मेंशन करना चाहिए। चलिए करके देख लेते हैं इसको। इनपुट मैसेज में चलते हैं। मैंने टाइटल बनाया फी डिटेल, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया कि प्लीज़ मेंशन फी डिटेल्स हेयर, ठीक है। और उसके बाद एरर अलर्ट, यानी कि अगर गड़बड़ हो जाती है या कोई गलत इनपुट हमारे यहाँ पे टाइप हो जाता है हमसे, तो उसको क्या मैसेज जाए। बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टॉप जाता है और एक मैसेज जाता है, लेकिन हम उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जब भी कोई गड़बड़ हो जाए तो उसको मैसेज जाए प्लीज़ स्टॉप, और यहाँ पे एक एरर अलर्ट, उसको क्या जाना चाहिए, प्लीज़ चेक डेटा और स्पेलिंग, राइट। और उसके बाद मैं जैसे इसको ओके करता हूँ, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हर सेल के साथ मुझे यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि ये मेरा इनपुट मैसेज है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वैलिडेशन भी लगा हुआ है। अब एरर अलर्ट की बात करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे जो ये 3 फीस मैंने लिखी हैं, इसके अलावा मैं कुछ यहाँ पे 50,000 मेंशन करने की कोशिश करता हूँ। तो पहले स्टॉप का मैसेज जाता था, लेकिन अभी क्या आ रहा है, प्लीज़ स्टॉप, प्लीज़ चेक डेटा एंड स्पेलिंग, राइट। यानी कि जो मैंने एरर अलर्ट में टाइप किया वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे मिल पा रही है। आई थिंक आपको डेटा वैलिडेशन के अंदर ये लिस्ट को कैसे यूज़ करते हैं ये हमें समझ में आ गया है। इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट क्या होता है ये भी हमें समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे इसके आगे जो हमारे पास और फीचर्स हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एनी वैल्यू की। एनी वैल्यू का मतलब, मान लो कि यहाँ पे B, C, D और 3 कॉलम्स में मैंने वैलिडेशन लगा रखा है। अब मुझे कहा जाता है कि कोर्सेज में से आपका जो डेटा वैलिडेशन का जो आपने क्राइटेरिया लगाया है वो हटा दीजिए। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप क्या करने वाले हैं, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, अलाउ में जो लिस्ट है उसको हटाकर आप क्या कर देंगे, एनी वैल्यू एंड ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा वेब डिज़ाइनिंग, तो ये टाइप हो गया, राइट। तो ऐसे करके वैलिडेशन लगाया भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। अभी हम बात करते हैं आगे। इसके अंदर अगला ऑप्शन हमारे पास आता है होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है कंप्लीट नंबर, यानी कि विदाउट डेसिमल। अब मान लेते हैं कि मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का शोरूम है, यहाँ पे मुझे अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी लिखनी होती है। मान के चलते हैं कि मैं लैपटॉप और मॉनिटर्स में डील करता हूँ। क्या अब मैं किसी को हाफ लैपटॉप सेल कर सकता हूँ या 1.5 यानी कि 1.5 किसी को मैं लैपटॉप सेल कर सकता हूँ? नहीं, हमेशा जो मेरे क्वांटिटी होगी वो हमारी होल नंबर यानी कंप्लीट नंबर में होगी, यानी कि 1 2 3 4 5 यानी कि ऐसे होगा, कोई भी डेसिमल वहाँ पे नहीं आएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने F कॉलम को क्लिक करना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है और यहाँ पे मैं होल नंबर को चूज़ करूँगा। जैसे ही होल नंबर को हम चूज़ करेंगे हमारे सामने कुछ और ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे जो हम क्वांटिटी मेंशन करना चाहते हैं वो कैसे मेंशन करना चाहते हैं, बिटवीन, यानी कि अगर मैंने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि कोई भी कस्टमर आता है कम से कम हम उसको 5 का एक सेट मैंने बनाया हुआ है, कम से कम 5 लेने पड़ेंगे और मैक्सिमम एक कस्टमर को हम 10 प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। या फिर दूसरे की अगर हम बात करें, यहाँ पे नॉट बिटवीन आता है। नॉट बिटवीन का मतलब कि मैं उसको 5 से 10 के बीच की कोई आइटम नहीं सेल करता, उसको 5 से कम लेनी होगी या 10 से ज़्यादा लेनी होगी। अगले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे इक्वल टू आता है। इक्वल टू का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे कि हम हर कस्टमर को 5 का सेट बेचेंगे, ना तो 5 से कम बेचेंगे ना तो 5 से ज़्यादा। वैसे ही नॉट इक्वल टू 5 नहीं बेच सकते, 5 से कम लो या ज़्यादा लो। ग्रेटर देन 5 से ज़्यादा, लेस देन 5 से कम, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 या 5 से ज़्यादा, लेस देन और इक्वल टू 5 या 5 से कम। तो इसमें से कोई भी सेटिंग आप यूज़ कर सकते हो। मैंने बिटवीन ले लिया, 5 to 10 के बीच में, ओके किया। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैं 5 लिखता हूँ तो एक्सेप्ट हो गया, 10 लिखा तो हो गया, 8 लिखा हो गया, 7 लिखा हो गया, 9 लिखा हो गया। लेकिन जैसे मैं 11 लिखता हूँ तो वो एक्सेप्ट उसको नहीं करेगा, क्योंकि 5 to 10 का वैलिडेशन लगा हुआ है। आई थिंक ये वाली बात आपको क्लियर हो गई है। अभी हम बात करते हैं आगे, अगले ऑप्शन की हम बात करते हैं। इस कॉलम को भी मैं बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो अगला ऑप्शन हमारे पास जो डेटा वैलिडेशन के अंदर आता है वो है हमारा डेसिमल वैल्यू। मान लो कि अब हमारा काम है ग्रॉसरी का, यानी कि यहाँ पे दाल, आटा, चावल वगैरह भी बिकता है।
तो ये तो पॉइंट्स में भी आएगा, क्योंकि कोई चावल 2.5 किलो 3 किलो भी लेके जा सकता है। अब की बार यहाँ पे जब हम क्वांटिटी को मेंशन करेंगे तो हम कैसे करने वाले हैं, डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे डेसिमल वैल्यू ले लेंगे और सेम कंडीशंस ये वही वाली हैं जो दूसरी हमने क्वांटिटी में सीखी थी। तो यहाँ पे भी मैं बिटवीन यहाँ पे 5 to 10 के बीच में ले लेता हूँ। अब इसमें क्या डिफरेंस होगा, जैसे एक बार ये पिछला हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी 5 to 10 के बीच में ही लगा हुआ है, लेकिन जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 7.5 तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे डेसिमल वैल्यू नहीं आ सकती। लेकिन जब आप यहाँ पे 7.5 लिखेंगे तो ये एक्सेप्ट उसको कर लेगा, राइट। तो ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास जो इसके अंदर आता है वो लिस्ट है, वो हम यूज़ कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसमें डेट की। यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यानी कि हम जो डेटा बना रहे हैं वो 1 साल का डेटा बना रहे हैं। यानी कि इस कॉलम में जब मैं उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जो डेट डालूंगा 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2021 तक रहने वाली है। यानी कि 2021 से ना तो पहले की डेट्स आनी चाहिए, नहीं तो और ना ही हम 2021 के बाद की डेट्स डाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, वैलिडेशन लगाऊंगा। एच कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे, डेटा में जाएंगे, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन आएगा और यहाँ पे मुझे चूज करना होगा डेट को। यहाँ पे सेम कंडीशंस वही वाली है, मैंने बिटवीन रखा और यहाँ पे मैंने लिखा 1/1/2021 और यहाँ पे मैंने लिखा 12/31/2021। यानी कि पूरे साल की मैंने डेट मेंशन करी यहाँ पे और उसके बाद मुझे बस यहाँ पे क्या करना है, ओके करना है। यहाँ पे लिखा आ रहा था डेट यू एंटर्ड इज वैलिड इज फॉर एंड इज इनवैलिड। तो यहाँ पे हमें डेट का फॉर्मेट चेंज करते हैं, यहाँ पे 31/12/2021 करते हैं। तो ये वाली डेट इसने एक्सेप्ट कर ली है। अब यहाँ पे हम डेट डालने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे 1/1/2021 लिखा तो एक्सेप्ट हो गया। 1/2/2021 लिखा, ये भी एक्सेप्ट हो गया। 1/3/2021 लिखा, ये भी एक्सेप्ट हो गया। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 1/4/2020 लिखेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैं 1/1/2022 लिखता हूँ तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आई थिंक ये डेट वाला भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन इसमें हमारे पास आता है जो है हमारा टाइम का। मान के चलते हैं हमारा खुद का एक ऑफिस है, यहाँ पे मुझे अपने एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस लगानी होती है, उनका इन एंड आउट टाइम लिखना होता है। जैसे कि जो मेरे ऑफिस के ऑफिशियल आवर्स हैं वो है 9 to 6, यानी कि 9 बजे से लेकर 6 बजे तक। यानी कि अभी कोई भी यहाँ पे जब अपनी पंचिंग करेगा, यहाँ पे टाइम अपना मेंशन करेगा तो वो 9 बजे से पहले का टाइम नहीं डाल सकता और 6 बजे के बाद का टाइम नहीं डाल सकता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने आई कॉलम पे क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे चूज़ करेंगे टाइम को। और यहाँ पे सेम वही कंडीशंस है, मैंने बिटवीन को रखा और यहाँ पे मैंने लिखा मॉर्निंग 9 AM और एंड टाइम में मैंने लिख दिया 6 PM और मैंने इसको किया ओके। तो जैसे ही यहाँ पे हम लिखते हैं, मैंने 9 AM लिखा तो एक्सेप्ट हो गया, 10 A लिखा एक्सेप्ट हो गया, 5 P लिखा एक्सेप्ट हो गया, 6 P लिखा एक्सेप्ट हो गया। लेकिन जैसे ही 7 P लिखने की कोशिश करेंगे तो वो उसको नहीं लेगा क्योंकि यहाँ पे 9 to 6 का वैलिडेशन लगा हुआ है। आई थिंक ये वाला भी पॉइंट आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अगला ऑप्शन जो हमारे पास आता है टाइम के आगे, वो आता है टेक्स्ट लेंथ का। टेक्स्ट लेंथ का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे सेटिंग करना चाहते हो कि कितने वर्ड्स के अंदर यहाँ पे आपका कोई भी डेटा टाइप हो पाए। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मुझे लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर लिखने होते हैं, राइट। अब जब मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिखता हूँ या कस्टमर मुझे जब बताता है तो क्या हो जाता है, कभी कभार कस्टमर 9 डिजिट बता देता है, कभी 11 हो जाते हैं या हमसे ही कुछ टाइपिंग एरर आ जाता है। हम कभी कभार नंबर्स को कम लिख लेते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ कि जब तक यहाँ पे 10 डिजिट इसको ना मिले वो उसको एक्सेप्ट ही ना करे, राइट। पूरा नंबर को वो एक्सेप्ट ही ना करे। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, डेटा में जाता हूँ, डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा और यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ पे क्लिक करूँगा। जैसे हम टेक्स्ट लेंथ पे क्लिक करेंगे सेम ऑप्शंस आएंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके, मैं आपको एक रफली एक बेसिक एग्जांपल के साथ इसको समझा रहा हूँ, आप इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो मिनिमम मैंने डाल दिया कि मिनिमम मुझे डालना ही नहीं है। यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा अपना इक्वल टू और यहाँ पे बताऊँगा कि जब तक मुझे 10 डिजिट ना मिले यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी जाए वो एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो मैंने ओके कर दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एक नंबर टाइप करता हूँ तो ये आप यहाँ पे देखो 10 डिजिट्स हैं, जैसे हम एंटर करेंगे वो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखता हूँ और वो 10 के बदले एक और एक्स्ट्रा लिख देता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर मैं वही नंबर दोबारा टाइप करता हूँ
10 डिजिट हैं लेकिन इसमें से एक कम कर दिया, 9 रह गए, तब भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आई थिंक ये वाली बात भी आपको क्लियर हो गई है। तो ऑलमोस्ट हमने डेटा वैलिडेशन के अंदर, अलाउ के अंदर, क्राइटेरिया के अंदर हमने सारी की सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब हमारे पास एक लास्ट चीज़ रह गई है जो है कस्टम। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बना रखा है जिसके अंदर हमारे पास कुछ सिटीज़ हैं और उसके अंदर आने वाले एरियाज़ हैं कुछ। अब यहाँ पे मेरे लिए क्वेश्चन आता है कि सर जैसे मैं यहाँ पे कोई सिटी को टाइप करूँ तो उससे रिलेटेड एरिया ही यहाँ आने चाहिए। जैसे अगर मैंने यहाँ पे दिल्ली को लिखा है तो यहाँ पे दिल्ली के एरिया शो होने चाहिए। अगर यहाँ पे मुंबई है तो मुंबई के एरिया शो होने चाहिए। अगर यहाँ पे पंजाब है तो पंजाब के एरिया यहाँ पे शो होने चाहिए। तो इस काम को करने के लिए किस तरीके से करेंगे, इसको देखो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बोला जाता है। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेम रेंज को हमको यूज़ करना पड़ेगा। अब नेम रेंजेस क्या होते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, एक वीडियो आ चुका है। अगर आपके माइंड से स्किप हो गया है तो उस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे सिटी का एक मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना होगा, जिसके लिए मुझे डेटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है, अलाउ में जाके लिस्ट करेंगे और यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करके मैं ये पूरी की पूरी सिटीज़ को अपनी सिलेक्ट करूँगा और मैं इसको कर दूंगा ओके। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि सारे सिटीज़ के नाम आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने दिल्ली को चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे मुझे कस्टमाइज डेटा वैलिडेशन बनाना है, यानी कि डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, यानी कि इसके हिसाब से यहाँ पे आंसर आना चाहिए। तो इसको करने से पहले हमें क्या करना है, ये जितनी भी मेरी रेंज है मुझे इनको एक पर्टिकुलर नेम देना होगा। वो सबको पता है आपको कि किस तरीके से दिया जाता है। एक बारी मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसका नेम दे सकते हैं या फिर शॉर्टकट यूज़ करेंगे। हम सबको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूलाज में जाएंगे, यहाँ पे लिखा आएगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, क्लिक करेंगे, यहाँ पे टॉप रो पे टिक रखेंगे, ओके कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सब रेंज को एक पर्टिकुलर नेम मिल चुका है उसकी हेडिंग के हिसाब से। अब मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे मुझे डेटा वैलिडेशन को यूज़ करना है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे हम चूज़ करेंगे लिस्ट को। अब यहाँ पे सोर्स में हमें क्या करना है कि हमें कोई पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हमने ऑलरेडी नाम दिए हुए हैं अपने रेंजेस को। बस मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करना है जो है हमारा इनडायरेक्ट, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करना है आपने और अपने दिल्ली वाले सेल को सिलेक्ट करना है, यानी कि A7 सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और जैसे ही हम ओके करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे पास दिल्ली से रिलेटेड एरियाज आ चुके हैं, जैसे कि रजौरी गार्डन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे दिल्ली की जगह अगर मुंबई कर देता हूँ तो मैं यहाँ पे देख पाऊंगा कि मेरे एरियाज ऑटोमेटिकली चेंज हो चुके हैं, राइट। एक बारी पंजाब का भी करके देख लेते हैं। पंजाब मेरी सिटी हो गई। एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पंजाब के एरियाज हमारे सामने आ गए हैं और मैंने चंडीगढ़ को सिलेक्ट कर लिया है, राइट। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया है कि हमारी डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनती है, राइट। आई थिंक ये पूरा वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगा होगा आज का, काफ़ी सारी आपने बातें इसमें सीखी होंगी। अगर कोई डाउट आता है तो वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हो। अगर फिर भी डाउट रहता है तो मुझे पर्सनल एक मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका आंसर दूंगा। हो सकता है कि मेरा आंसर थोड़ा सा लेट मिले, मुझे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है, काफ़ी सारे मैसेजेस DMs वगैरह मुझे आते हैं, लेकिन आपको जवाब डेफिनेटली मिलेगा, राइट। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय, टेक केयर।